हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप सबसे पहले एक अपना रणनीति बनाइए और इस रणनीति में आप एनसीईआरटी को पहले शामिल करिए। छठा क्लास से 10वीं क्लास तक का एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग थोड़ा सा बात करें, अगर आप इस साल 2024 में एग्ज़ाम देने को सोच रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इसमें एनसीईआरटी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेटजी के साथ साथ एनसीईआरटी के छठा क्लास से 10वीं क्लास तक का हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कवर करेंगे। साथ साथ जो साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी है, करंट अफेयर्स है, इसको भी हम लोग प्रतिरोध डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप बीपीएससी में हम लोग 2 परीक्षाओं के लिए अभी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बीपीएससी एक तो 17 का एग्ज़ाम होना है और दूसरा टीचर को लेकर के काफ़ी बच्चे हैं जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, अगर आप 17वीं बीपीएससी इस बार देने वाले हैं तो आप समझ रहे होंगे कि 30 सितंबर को बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया हुआ है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम लेगी। तो 30 सितंबर से अगर मान लीजिए कि अभी आप जनवरी में हैं तो जनवरी से कुल 9 महीने का डिस्टेंस है सितंबर का, तो हम 8 महीने मानकर चलते हैं, जिसमें 240 दिन होंगे और इस 240 दिन में आपके पास बहुत सारे काम भी होंगे जिसमें आप 240 दिन पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आप मान लीजिए कि आप 200 दिन भी पढ़ाई करते हैं तो आपके पास 200 डेज मुश्किल से हैं और इस 200 दिनों में आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। काफ़ी एनफ है। इसमें आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आप को कुल मिलाकर के जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसमें एक तो करंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स। दूसरा एक साइंस वाला सेक्शन है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और तीसरा जो है वो आर्ट वाला सेक्शन है। आर्ट से कहने का हमारा मतलब है कि इसमें हिस्ट्री शामिल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी शामिल है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है। ये 3 सेक्शन में आप बांट करके आप अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को प्रतिरोज 1 घंटा आपको देना जरूरी है। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए और इसके लिए आप क्या करिए कि कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए और दूसरा पेपर, कोई भी स्टैंडर्ड पेपर, दैनिक भास्कर हो या द हिंदू हो। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का जो भी आप बुक लेते हैं उसमें मंथली अगर लें तो सबसे बेहतर है, नहीं तो आप ईयरली भी ले सकते हैं। इसका एक पेज करके आप उसको याद करते चलिए, उस पर डिस्कस करिए, उसको लिखिए, तो ये ज़्यादा बेहतर से तैयार हो पाएगा। साइंस के लिए आप क्या करिए कि 9 और 10th का आप साइंस ले लीजिए। ये 2 क्लास का सिर्फ भारती भवन का साइंस ले लीजिए और इसी को आप 1 घंटा प्रतिरोज इसको टाइम दीजिए 200 दिनों तक। रहा ये आर्ट्स का 4 सब्जेक्ट, इसमें आपको क्या करना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी 6 to 10 ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका जो बेसिक नॉलेज है वो सही नहीं हो पाएगा और आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे, क्वालिफाई होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या करिए कि रमेश सिंह का बुक ले लीजिए। इसके जो बेसिक है इसको कवर करिए और इसको आप इस मैगजीन के साथ में रिलेट करके पढ़िए, क्योंकि जब आप करंट पढ़ रहे होंगे तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल 2 प्रकार की खबरें होंगी। तो इसे नेशनल इंटरनेशनल में जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है उसको हम इस इकोनॉमिक्स से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स साथ साथ तैयार होता जाएगा।
पॉलिटिकल साइंस के लिए मात्र एक ही बुक लीजिए, एम लक्ष्मीकांत का। एम लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छा बुक है, आप इस बुक को ले लीजिए। और इसी को अब दो भाग में इसको बांट, दो नहीं तीन भाग इसको कर दीजिए। एक इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान वाला सेक्शन है, एक राज्य का सेक्शन है, और एक जो राष्ट्रीय सेक्शन है, केंद्र वाला सेक्शन। इस तीन भाग में इसको करके आप तीन अलग अलग स्टिक फाइल बना लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन वाला में कुछ आपको आर्टिकल होंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग इस पर क्लास में भी बात करेंगे। तो आप इस संविधान वाला में कुछ आर्टिकल्स हैं, राज्य केंद्र संबंध है, राज्यों के लिए क्या क्या जो अधिकार दिए गए हैं, केंद्र को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सारे चीज़ों को हमें एक एक करके तैयार करना है। कुल 200 दिनों के लिए हमारा यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और कंप्लीटली आपको 6 से 7 घंटा पढ़ाई करना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आप पढ़ते भी हैं तो आपके एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका इनफ है 6 से 7 घंटा आप पढ़ाई करिए, अच्छा से नींद लीजिए और बेहतर परफॉर्म कर पाइएगा। टीचर के लिए भी ऑलमोस्ट यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप छठे से 8वीं या 8वीं से 10वीं या +2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी के कवर करने के बाद ही आप अलग कोई सब्जेक्ट का जो बुक है, स्पेशलाइज बुकों को आप पढ़िए। तो हम लोग इस सीरीज में जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे, और साथ साथ जो साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और करंट अफेयर्स है, इसको भी हम लोग डेली वाइज कवर करते चलेंगे। प्रत्येक रोज एक करंट के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, 15 मिनट का डिस्कशन होगा, और उसका साथ साथ नोट्स, अगर आप इन सभी का नोट्स भी अगर आप लेना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन से प्रतिरोज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी। आज ज्योग्राफी का पहला क्लास है, और इस ज्योग्राफी के पहले क्लास में पहले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। छठा क्लास एनसीईआरटी, पहला टॉपिक ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के पहले टॉपिक में सौर मंडल का उल्लेख किया गया है। हम लोग देखिए, पढ़ने का एक स्ट्रेटजी ये भी है कि जब तक आपके पास प्रश्न नहीं हो तब तक आप उत्तर नहीं ढूंढ पाइएगा। तो पहले अगर प्रश्न आपके, देखिएगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वे जब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करिएगा। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन अगर आप इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे तो भी अच्छी बात है, या फिर जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम इन प्रश्नों को देखें कि इसके जो लास्ट में दिए गए जो प्रश्न हैं वो क्या कहता है। यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं लास्ट में। इसमें पहला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर संक्षेप में दीजिए, कि मतलब कि अगर आप मेंस के लिए आप तैयार जब कर रहे होंगे तो आपको एक राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप कम शब्दों में बेहतर से बेहतर आप परफॉर्म कर पाएं। हम लोग इस राइटिंग स्किल पर भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग, अगर हमारे पास एक टॉपिक है तो हम बेहतर से बेहतर उस पर कैसे नोट्स लिख सकते हैं। इसमें 50 शब्द पर आप नोट लिखना शुरू करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जब आप 17वीं बीपीएससी का मेंस दे रहे होइएगा तो उसमें आपको एक राइटिंग स्किल का लेवल मिल जाएगा। साथ ही अगर आप बीपीएससी टीचर के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो अगर आप इसको लिखते हैं तो आपका एक जो कॉन्शियस माइंड है वो इसको अडॉप्ट कर लेगा, और आप इसको भूलिएगा नहीं। लिखना बहुत जरूरी है। आप अगर लिखते जा रहे हैं साथ साथ पढ़ने से ज़्यादा लिखना जरूरी है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां इस जो पेन है इस पेन के नोक पर होती हैं, और ये सारा हम कंसंट्रेट होकर के उन चीज़ों को लिख रहे होते हैं, तो वह जो हमारा माइंड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडॉप्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए जो भी लोग हैं
जो एडवाइस देते हैं, जो सलाह देते हैं, वो यही देते हैं कि जब भी पढ़ना चाहिए तो एक गुड पढ़ने का जो तरीका है कि जब भी हम पढ़ें, पेपर भी पढ़ें तो कलम और अपने नोट शीट के साथ पढ़ें, ताकि जो भी हमारी जो उसमें ऑब्जेक्टिव्स मिल रहे हैं उसको साथ साथ हम नोट डाउन करते जाएं। पढ़ने के साथ साथ लिखना काफ़ी जरूरी होती है, इससे कंसंट्रेशन बना होता है। पहला जो प्रश्न है वो है कि ग्रह और तारों में क्या अंतर है। ग्रह क्या होता है, तारा क्या होता है। दूसरा प्रश्न है कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा से एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ टिक लगाने हैं। 3 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पहला है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बृहस्पति, शनि और शुक्र 3 विकल्प दिए गए हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। शुक्र, पृथ्वी, बुध। अगर आप इन प्रश्नों को जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। इसका नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। वृत्तीय पथ है, आयताकार पथ है, दीर्घाकार पथ है। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। पहला इसका विकल्प है शनि और बृहस्पति, दूसरा मंगल और बृहस्पति, तीसरा पृथ्वी और मंगल के बीच। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इसमें खाली स्थानों को भरने के लिए जगह है। इसमें है कि डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है डैश कहलाता है। दूसरा है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। छठा है कि ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। तो ये कुल मिलाकर इतने प्रश्न दिए गए हैं और ये सारी जो चीजें हैं वो इस टॉपिक में आपको विस्तृत दिया हुआ है। अब आप जब पढ़ेंगे, जब आपके पास प्रश्न है कि ग्रह किसे कहते हैं, तारे किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों का समूह क्या कहलाता है, तो ये जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो जो फिल इन द ब्लैंक है या जो टिक मारने वाली जो प्रश्न थे वो सब के सब इसमें आपको ऑनलाइनर मिल जाएगा। आप उसको हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आगे आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो। जब भी आप पढ़ेंगे इसको, इस टॉपिक को, तो पढ़ने के साथ साथ आप कॉपी पेन के साथ पढ़िए और हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए छठा क्लास हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो छठा क्लास का एक हम 2-4 पेज का अपना एक नोट्स बना लिए, 7वीं का बना लिए, 8वीं का बना लिए। तो क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने वाले होते हैं तो उस समय आपको ये रिवीजन करने में आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ आपका जो नोट शीट है 2-4-5 पेज का, उसी पेज से आपका काम चल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं इस पर। और जो पहला इसमें ऑब्जेक्टिव्स आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख पाते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। अब इतनी चीजों को बताने के बाद आपको इसमें एक पॉइंट बताया गया है कि जो चंद्रमा है ना, यह सिर्फ महीने में एक बार पूर्ण रूपेण दिखाई देता है और इस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। और इसके ठीक 15वां दिन बाद जब चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है, उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। यानी कि जो चंद्रमा है यह 27 दिनों का एक टाइम पीरियड लेता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और इस 27 दिनों के पीरियड में
जब वह पूरी तरह से हमें दिखाई देता है तो वह पूर्णिमा की रात होती है, और जब वो पूरी तरफ से गायब हो जाता है तो अब वह अमावस्या की रात होती है। हम लोग इस पर अभी बात करेंगे, यह क्यों होता है, कैसे होता है, इसको अभी हम लोग ग्राफ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें यहाँ एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वह खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर अगर आपसे प्रश्न कभी बनेंगे तो यही होगा। आकाशीय पिंड हम उन्हें कहेंगे जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं, चमकते हैं, वह सारे के सारे आकाशीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड काफी बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर दो टॉपिक मिल गया, दो पॉइंट्स मिल गए। एक तो खगोलीय पिंड किसे कहेंगे, आकाश में दिखने वाले जितने भी आप चमकदार वस्तुएं देख रहे हैं, जो चमकीले हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वह सब के सब खगोलीय पिंड है। अच्छा, इन खगोलीय पिंडों में कुछ इतने बड़े आकार के हैं जो इनका जो प्रवृत्ति है वो है कि वह पिंड बड़े आकार का है। पहला इसमें कि वह बड़ा आकार है, यह बड़ा है। दूसरा है कि यह गर्म है। तीसरा है कि यह गैस से बना हुआ है। कैसा है, गैस से बना हुआ है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है। चौथा क्या है, इसमें ऊष्मा है। पांचवा इसमें क्या है, प्रकाश है। और यह बड़ी मात्रा में इसे उत्सर्जित भी करते हैं, मतलब कि ऊष्मा और प्रकाश को सिर्फ ग्रहण ही नहीं किए हैं, उत्सर्जित भी कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की जो पिंड है वह क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तारा। तारों के जीवन काल पर हम लोग बात करेंगे, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारे किस तरह से बनते हैं, इनका क्या क्या कौन कौन से तारे, जैसे आपने लाल दानव तारा का नाम सुना होगा, श्वेत बामन तारा का नाम सुना होगा। तो इस तरह के तारे, जैसे ब्लैक होल क्या है, ये सब तारों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अलग अलग आकृतियों में बनने वाले तारों का एक कैटेगरी है। हम लोग इस पर बात करेंगे आगे। थोड़ा सा पहले इस बेसिक को देख लेते हैं, फिर हम लोग एडवांस पर बात करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि तारों का डेफिनेशन क्या है, तो तारे के डेफिनेशन के लिए हमें ये 5 चीजों को याद रखना पड़ेगा। आकार में बड़ा हो, गर्म हो, गैसीय अवस्था में हो, उसमें ऊष्मा और प्रकाश मौजूद हो और ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो। तो वह जो खगोलीय पिंड है वह तारा कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। इसमें दिए गए हैं कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप रात में आकाश को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे तारों का समूह है। इसे मान लीजिए कि यहाँ एक तारा का समूह है, यहाँ एक तारा का समूह है। मतलब कि कहीं कहीं घने दिखाई देते हैं और कहीं कहीं अलग अलग छीट-फूट दिखाई देता है। तो आप छीट-फूट को अगर छांट दें तो यहाँ एक घना दिखाई दिया, यहाँ एक घना दिखाई दिया, तो यह एक तारों का स्पेशल समूह हो गया। और जो तारों का स्पेशल समूह है उसी को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहने का मतलब हो गया कि एक तारों का एक समूह, तारों का समूह क्या कहलाएगा, नक्षत्र मंडल। अच्छा, इसी नक्षत्र मंडल में कुछ का हम लोगों ने नाम रख दिया है। जैसे अर्सा मेजर एक नक्षत्र मंडल है, बिग बियर एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो नक्षत्र मंडलों का नाम हम अगर दे दें तो अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी को हम बोलते हैं, इसका एक प्रमुख नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि। इसको हम सप्तसात या ऋषि संत भी कहते हैं।
यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा का एक भाग है। मतलब मान लो कि यह हमारा एक समूह है, नक्षत्र मंडल है, इसका नाम हमने रख दिया अर्सा मेजर। अर्सा मेजर में अरबों तारे हैं। अब इन अरबों तारों में जो हमारे नजदीक में है, जो ज्यादा चमकीला है, जो ज्यादा दिखाई देता है ना, वो 7 तारे हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं। इसमें 5 जो फिगर है, 5 जो तारा है, वह यह एक अर्धचंद्राकार आकृति बनाता है। और इसमें से मात्र 2 ऐसे तारे हैं जो एक सीक्वेंस में है, एक सिद्ध में है। इसमें इस 7 तारों को हम सप्त ऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्त ऋषि। अच्छा, इस सप्त ऋषि में जो 2 तारे हैं, अगर हम इसको सामने से देखें तो इसके अगर एक सीक्वेंस में लें तो इसके ठीक सामने ध्रुव तारा होता है। मतलब कि अगर हम कहीं किसी ऐसे जगह पर हो, समुद्र में हो, जहां पर हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा हो, तो हम इस सप्त ऋषि में जो 2 तारे हैं इसको एक सिद्ध में रखें तो इसके ठीक सामने वाला जो चमकता हुआ तारा है वो क्या है? वो ध्रुव तारा कहलाएगा। तो ध्रुव तारे से हमें दिशा की ज्ञान होती है और यह सदैव उत्तर दिशा में होता है। सदैव कहाँ होता है? उत्तर दिशा में होता है। तो सप्तऋषि भी एक तारों का समूह है। यह 7 तारों का समूह है जो अर्सा नक्षत्र मंडल का भाग है। चलो आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं। सॉरी, ध्रुव तारा पर हमने बात किया कि ध्रुव तारा क्या कहलाएगा। लोग रात्रि के समय में दिशा का जो ज्ञान है वह तारों की सहायता से करते हैं। और जो उत्तर दिशा में जो तारा हमें दिखाई देता है, जिसे उत्तर दिशा को बताता है, वह ध्रुव तारा कहा जाता है। अच्छा, इसमें ग्रह का कुछ डेफिनेशन दिया गया है, आप यहां पर देखिए। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। तारा होने के लिए जरूरी है कि उसमें ऊष्मा और प्रकाश हो। हमने अभी बात किया था कि तारा किसे कहेंगे? जिसमें ऊष्मा हो, प्रकाश हो, उत्सर्जित कर रहा हो, बड़ा हो और गैसीय अवस्था में हो। तो इन 5 जो कैटेगरी है, इसके अलावा अगर ये सारा चीजें नहीं हो, है ना, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो, बड़ा भी हो ना, लेकिन उसमें ऊष्मा और प्रकाश अपना नहीं हो, तो वह प्लैनेट कहलाएगा। इसमें ये लिखा गया है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे जो पिंड हैं वह ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में प्लैनेट जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ग्रीक भाषा का यह जो शब्द है वो प्लेंटाई है। प्लेंटाई का जो अर्थ होता है यह होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब परि मतलब चारों ओर, भ्रमक मतलब घूमने वाला। मतलब कि चारों ओर घूमने वाले को हम परिभ्रमक कह सकते हैं। जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आप जैसे चंद्रमा को यहाँ से चमकता हुआ देखते हैं, उसी तरह से अगर आप इस प्लैनेट, इस पृथ्वी से अगर दूसरे प्लैनेट पर चले जाएं या चंद्रमा पर चले जाएं, तो पृथ्वी को भी आप इसी तरह से चमकता हुआ देख सकते हैं जिस तरह से चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर हमें 2 शब्द मिले हैं, एक प्लैनेट, और प्लैनेट जो है ना वह ग्रीक भाषा का प्लेंटाई से लिया गया है। प्लेंटाई मतलब होता है परिभ्रमक, और ये से परिभ्रमक का जो अर्थ है वह चारों ओर घूमना होता है। तो कुल मिलाकर के जो सबसे नजदीक का हमारा जो तारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है वो है हमारा सूर्य, जिससे हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि ये पूछा जाए कि सूर्य से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो वह है प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद दूसरा नजदीक का हमारा तारा है, और सबसे नजदीक का तारा हमारा सूर्य है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट,
अच्छा, इस सौर मंडल के कुछ ग्रह हैं जिसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सूर्य यह केंद्र में है, इसके सबसे जो नज़दीक का तारा है वो बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है। फिर एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, फिर बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। तो ये कुल 8 ग्रहों को दिए गए हैं। हम लोग इसको आगे ग्राफ पर अभी बात करेंगे। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह दिए गए हैं। ये सभी के सभी खगोलीय पिंड हैं। इसके अतिरिक्त कुछ क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड भी यहाँ मौजूद हैं। यह सभी को मिला करके सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के निर्माण में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह इत्यादि शामिल हैं। हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। सूर्य के बारे में कुछ यहाँ डाटा दिया गया है कि यह जो सूर्य है वह हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह हीलियम, यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस का संलयन होता है। जो सूर्य है इसमें हाइड्रोजन का संलयन होकर के यह हीलियम में बदल जाता है। संलयन का मतलब होता है कि जब दो छोटे नाभिक आपस में मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम संलयन कहते हैं। और संलयन में क्या होता है कि छोटा छोटे, जैसे मान लीजिए कि यह हाइड्रोजन का एक है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिल करके हीलियम नाभिक का निर्माण कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलते हैं और ये चारों मिल करके 2 हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस क्रम में काफी भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और यही ऊर्जा हमें पृथ्वी तक पहुंचती है। अच्छा, सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह एक डेटा है। यहाँ से जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, वह पृथ्वी तक आने में जो टाइम होता है वह 1.16 मिनट का है। प्रकाश जब हमारे धरातल तक आता है, प्रकाश का जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इस 3 लाख किलोमीटर को आप अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा प्रकाश पर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये जो तरंग है इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहीं जाने के लिए। हम विद्युत चुंबकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। कई बार इसमें प्रश्न भी पूछ दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये कौन सा है? प्रकाश। प्रकाश जब ये चलता है तो इसकी जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस 3 लाख को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये भी राइट है, ये भी है, ये भी। तीनों में से कोई भी विकल्प में आपके हो सकता है ना। तो यह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने के बाद यह 8 मिनट 16 सेकेंड में यह पृथ्वी तक पहुंच पाती है। पृथ्वी से सूर्य का जो दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर का है। तो अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें इस सौर मंडल को लेकर के, अभी उसमें दिए गए हैं, थोड़ा सा पहले मैं इस पर आपसे बात कर लूं। फिर सौर मंडल में जो बुध है यह सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने में 88 दिनों का समय लेता है और अपने अक्ष पर, इसमें देखिए 2 गतियों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक गति वह जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसको हम परिभ्रमक गति या परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन पीरियड बोलते हैं। दूसरा
दूसरा जो गति है वो है घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब होता है घूमना। अपने ही अक्ष पर अगर वह रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रही है, घूम रहा है, तब उसको हम बोलेंगे घूर्णन गति। अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तब वह घूर्णन, और यदि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तब वह परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर ये जो बुध है, यह सूर्य के चारों ओर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तब इसको हम बोलेंगे परिक्रमण। तो इस परिक्रमण को करने में इसको लगता है 88 दिनों का समय। अच्छा, एक परिक्रमा जो पूरा हो जाती है ना, तो इसको बोलते हैं एक वर्ष, एक ईयर उसको बोलते हैं जब वह एक बार परिक्रमा कर लेता है। तो बुध एक बार परिक्रमा 88 दिन में करता है, तो बुध पर एक वर्ष कितने दिनों का होगा? 88 दिनों का होगा। ठीक उसी तरह से यह अपने अक्ष पर जब वो रोटेट करता है, जब घूमता है, तो इसको लगता है 59 दिनों का समय। अभी 59 डेज में यह, अच्छा 1 डेज हमारे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो दिन का अवधि है वो 24 घंटे का है। तो 24 घंटा में वहाँ पर हमारा जो एक दिन है, वहाँ का जो 59 दिन में हम 24 घंटे से गुना कर लें तो वो घंटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो बुध है वो 59 दिनों में अपने अक्ष पर घूमता है, और सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने में 88 दिनों का समय लगता है। इसके ठीक बाद है शुक्र। दूसरा जो नंबर है वह शुक्र का है। शुक्र भी अपने अक्ष पर 243 दिनों में अपने अक्ष पर घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर घूमने में यह 255 दिनों का समय लगाता है। इस दोनों के पास में अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब उसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है। तीसरा जो ग्रह है वह है हमारे पृथ्वी। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण जो है वो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, लेकिन 6 घंटे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। 6 घंटे को हम लोग साइलेंट रखते हैं, और प्रत्येक 4 वर्षों के बाद में हम 6 गुने 4 मतलब 24 घंटे को पूरा करते हैं। और 24 घंटा हम किसी नहीं फरवरी महीने में हम इसको ऐड कर देते हैं, तो इस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद, जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष होता है हमारा 365 दिन 6 घंटे का, तो 6 घंटा हमने छोड़ दिया। एक साल छोड़ा, दूसरा साल छोड़ा, तीसरा साल छोड़ा, चौथा साल में वह 6 करके वह 24 घंटे हो गया। तो 24 घंटा में हमारा एक दिन और रात हो गया, तो एक दिन को हमने ऐड कर दिया किसमें? वर्ष में। तो हर एक चौथा जो साल है वह 366 दिन का होगा, और जिस साल में 366 दिन होगा उसको हम लीप ईयर बोलेंगे। और यह जो लीप ईयर है, इसमें जो फरवरी का महीना है यह 28 के जगह पर 29 दिनों का होगा। तो जो पृथ्वी है हमारी, यह परिक्रमा करने में 365 दिन लगाती है, और अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लगाती है, मतलब 24 घंटे में यह पूरा करती है। इसकी जो चंद्रमा का संख्या हो 1 है। चौथा है हमारा मंगल। सूर्य के चारों ओर यह परिक्रमा करने में 687 दिनों का समय लगता है, और अपने अक्ष पर घूमने में यह मात्र 1 दिन का मतलब वही 24 घंटे का समय लेता है। तो जिस तरह से मंगल का हमारा रोटेशन पीरियड है, उसी तरह से हमारे पृथ्वी का भी रोटेशन पीरियड है। इसके चंद्रमा की संख्या 2 है, फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह है। इसके बाद में 5वां जो हमारा ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में 11 साल 11 महीने का समय लेता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 12 साल में यह एक चक्र पूरा करता है। चंद्रमा इसका जो अपने अक्ष पर घूमने का जो पीरियड है वह 9 घंटा 56 मिनट है, मतलब ऑलमोस्ट 10 घंटे का, और चंद्रमा की संख्या 53 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में शनि को 29 साल 5 महीने लगते हैं, जबकि अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा की संख्या 53 है। तो उस बृहस्पति और शनि दोनों के जो उपग्रह हैं इसकी संख्या 53 है। अगर हम यूरेनस का बात करें तो यूरेनस एक चक्र लगाने में 84 साल का समय लेता है, और अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटा 14 मिनट का समय लेता है। साथ ही साथ अगर हम नेपच्यून को देखें तो सूर्य के चारों ओर इस परिक्रमा करने में 164 दिन का समय, अपने अक्ष पर घूमने में 16 घंटा 7 मिनट का समय लेता है, और चंद्रमा की जो संख्या है वह 13 है।
तो नेपच्यून के चंद्रमा 27 है, ये यूरेनस के 27 है और नेपच्यून के 13 है। इसको हम लोग एक एक अगर ग्राफ पर बात करें, थोड़ा सा आइए इजी वे में थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये सूरज है, सूरज है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में या सौर मंडल से संबंधित जो हमारा डाटा है, हम इसको हेडिंग बना लेते हैं एक सौर मंडल। सौर मंडल का जो हमारा डाटा है, इसमें जो प्रमुख हमारा जो तारा है यह है सूरज, यह केंद्र में स्थित है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, इनमें इनका जो घूर्णन काल है, ये परिक्रमण काल कितना, मतलब कि सूर्य का परिक्रमा कितना दिनों में कर लेते हैं, यह अपने अक्ष पर कितने देर में घूम लेते हैं, इनके चंद्रमा मतलब उपग्रहों की संख्या कितनी है, उपग्रह कौन सा है। अच्छा, इनका आकार भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, आकार के अनुसार। पोजीशन के अनुसार हम लोग अभी बात कर लेंगे कि कौन सी स्थिति पर है, पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर, तीसरा नंबर पर। तो यही ऑलमोस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कुल ग्रहों की बात करें तो सौर मंडल में 8 ग्रह शामिल हैं। जो पहला ग्रह है, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ग्रहों का जो नाम है यह बुध है। पहला ग्रह कौन सा है, बुध है। दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां अरुण है और आठवां वरुण है। कुल मिलाकर के 8 यही हमारे ग्रह हैं। अच्छा, अगर इस आकार का हम लोग बात करें तो सबसे जो बड़ा है ना वो हमारा बृहस्पति है। 1 नंबर पर इसको रखें, 1 नंबर पर कौन सा है, बृहस्पति। इसमें घटते हुए क्रम में है 4। जैसे शनि जो है वह 2 नंबर पर, अरुण 3 नंबर पर, वरुण 4 नंबर पर। अच्छा, 5वां नंबर हमारे पृथ्वी का है, तो हम आ गए सीधे 5 पर। छठा नंबर इसमें शुक्र का है, छठा नंबर शुक्र का है और 7वां नंबर मंगल का है और 8वें पर बुध है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा हमारा ग्रह है, सबसे बड़ा कौन सा है तो बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है तो बुध है, और हमारी पृथ्वी का कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है। क्रम में पृथ्वी 3रे नंबर पर है और आकार में 5वें नंबर पर है। थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे की ओर एलेबरेट करते हैं, परिक्रमण पर बात करते हैं। परिक्रमा करने में बुध को, जिसे परिक्रमा का मतलब हो गया कि सूर्य के चारों ओर घूमना, तो सूर्य के चारों ओर घूमने में इसको लगता है 88 दिन। कितना दिन, 88 दिन। और घूर्णन करने में इसको लगता है 59 दिन। बुध को सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन। और इसके अगर उपग्रह का बात करें तो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, शुक्र को बात करें हम, शुक्र को सूर्य के चारों ओर जो घूमने में समय लगता है, ये लगता है 255 दिनों का समय, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको लगता है 243 दिन। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में लगता है 365 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में लगता है इसको 24 घंटा, मतलब 1 दिन, 1 दिन कह सकते हैं इसको। मंगल को घूमने में, सूर्य के चारों ओर घूमने में लगता है 687 दिन और अपने अक्ष पर घूमने में लगता है इसको 24 घंटा। साथ ही साथ बृहस्पति को चारों ओर जो घूमने का जो टाइम है वह है 11 महीना 11 साल, 11 साल और 11 माह।
इसको 12 साल भी कहा जा सकता है। और अपने अक्ष पर जो इसके घूमने का जो टाइम है, आप इस फिगर पर आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया था बृहस्पति को, कि 11 साल 11 महीना यानी कुल 12 साल, और अपने अक्ष पर घूमने में इसको 9 घंटा 56 मिनट का समय लगता है ना। तो यह बृहस्पति को 11 महीना 11 साल 11 महीने या 9 घंटा 56 मिनट, 9 घंटे 56 मिनट। शनि को यह 29 साल 5 महीना लगता है, 29 वर्ष 5 माह, जबकि अपने अक्ष पर जो घूमने का जो टाइम है यह है 10 घंटे 40 मिनट का। उसी तरह से अरुण को कुल 84 वर्ष लगता है, 84 वर्ष। और ये जो है अपने अक्ष पर अगर ये घूमने की इसके बात करें तो यह कुल मिलाकर के 17 घंटा 14 मिनट में अपने एक चक्र को पूरा कर लेता है। 17 घंटा 14 मिनट मतलब 17.25 घंटा में यह अपने एक चक्र को पूरा कर लेता है, 17.14 मिनट। वरुण 164 वर्ष लेता है और यह अपने अक्ष पर घूमने में जो समय लेता है यह 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। तो हमारा एक ये डाटा है। अच्छा, दूसरा उपग्रहों की संख्या का हम बात करें तो उपग्रहों का पहला इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब ये शून्य है। शुक्र के पास भी शून्य है, कोई नहीं है। पृथ्वी के पास एक है, कौन है भाई? चंद्रमा है। मंगल के पास कितना है? तो इसके पास भी 2 है, एक का नाम है फोबोस और दूसरों का नाम है डिमोस। बृहस्पति के पास जो उपग्रह है वह 53 है। अच्छा, इस 53 में जो सबसे बड़ा है ना वो है गैनीमेड। गैनीमेड ब्रह्मांड का ज्ञात सबसे बड़ा यह उपग्रह है। यह बुध से भी बड़ा है, लेकिन यह ग्रह का चक्र लगाता है इसलिए यह उपग्रह कहलाता है। ये शनि के पास में भी 53 है। अच्छा, 53 में इसका जो टाइटन है ये काफी महत्वपूर्ण है। टाइटन, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि टाइटन किसका उपग्रह है? किसका उपग्रह है? यह शनि का उपग्रह है। अरुण के पास में है टोटल 27। अच्छा, इस 27 में जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है टिटेनिया। और वरुण के पास है कुल 13, जिसमें ट्राइटन सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें एक डाटा और भी पूछ लिया जाता है, इससे कुछ इसके उपनाम है ना। उपनामों का अगर हम चर्चा करें, उपनाम समझते होंगे, जैसे उसका कुछ निक नेम है, उपनाम। अच्छा, तो उपनाम में जो बुध है ना यह सबसे नजदीक का तारा इसको बोलते हैं। नजदीक का तारा। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं तीव्र ग्रह। तो इसको 2 इसका उपनाम है, एक हो गया नजदीक का तारा और दूसरा हो गया तीव्र ग्रह। अच्छा, शुक्र जो है ना ये है गर्म ग्रह। गर्म ग्रह इसलिए है काहे कि यह सूर्य से काफी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करता है और यह काफी गर्म हो जाता है। इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन। इसको सांझ का तारा भी बोलते हैं, सांझ का तारा। भोर का तारा भी इसे कहते हैं, भोर का तारा। अच्छा, पृथ्वी से संबंधित अगर इसका उपनाम देना तो इसको हम बोलते हैं नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वह जल से घिरा हुआ है और 1/3 पर काफी मात्रा में जंगल उपलब्ध है,
तो इसके कारण पृथ्वी को अगर बाहरी हम प्लैनेट से देखें तो यह नीला दिखाई देता है। मंगल को हम बोलते हैं लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड की मात्रा है इस पर, इसलिए इसको हम लाल ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह, यह हो गया पीला ग्रह। शनि को बोलते हैं काला ग्रह, शनि का 7.5 ही चढ़ जाता है लोगों का, काला वस्त्र धारण करते हैं, देखा होगा आपने। हमें ये बात समझ में आज तक नहीं आई कि इतना करोड़ों किलोमीटर दूर रह करके ये यहाँ के एक तुच्छ मानव पर अपना 7.5 कैसे चढ़ा देते हैं, किस तरह से उनका प्रभाव हमारे जीवन के लिए काल बन जाता है। तो इनको हम बोलते हैं काला ग्रह, काला ग्रह बोलते हैं। अरुण को हम बोलते हैं हरा ग्रह और इसको बोलते हैं लेटा ग्रह। तो यही हमारा एक ग्राफ है। इस ग्राफ से बाहर से सौरमंडल से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप इसको नोटसेट में डाउनलोड कर सकते हैं, नोटसेट में इसको नोट कर लीजिए, या फिर हमारे ऐप पर यह इसका नोट्स मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, ICS IAS अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप से आप वहाँ पर बहुत सारे नोट्स मौजूद है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। आगे हम लोग फिर अभी चलते हैं NCERT वाले सेक्शन में। आगे सौरमंडल में अब उन सारे चीज़ों के बारे में दिया गया, जैसे सूर्य यह बहुत बड़ा है, यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल जिससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि इस सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, यह हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रहों में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और इनके सूर्य के से दूरी के अनुसार अगर देखें तो पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो NCERT ने भी एक आपको ट्रिक सुझाया है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, मतलब कि M फॉर मरकरी मतलब बुध, V मतलब वीनस, वीनस मतलब शुक्र, E मतलब अर्थ, ये मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो आगे हम देखते हैं सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्र लगाती हैं, रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, जो कक्षा कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट डाउन करिएगा। यह जो इसका जो पथ है वह किस तरह का है, दीर्घवृत्ताकार पथ है। इनका जो पथ है वो है दीर्घवृत्ताकार पथ, इनके रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं, यही कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको शुक्र को हम साय का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, जो 9वां ग्रह के रूप में हम जानते थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए निर्णय लिया गया कि इस प्लूटो को हम ग्रह के रूप में शामिल नहीं कर सकते, इसको हम 52वां ग्रह के रूप में शामिल कर दिए। तो कुल मिलाकर के इसमें एक डाटा निकल के आया कि खगोलीय जो संगठन है उसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया 2006 में कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया जाए। तो कुल 9 ग्रहों में से एक प्लूटो को हटा देने से कुल ग्रहों की संख्या 8 रह गई। प्लूटो एक 52वां ग्रह कहा जा सकता है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी से संबंधित इसमें कुछ डाटा दिया गया है। पृथ्वी को हम भूभाग, ये देखिए सूर्य से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसको हम भूभाग कहते हैं।
यानी कि पृथ्वी जो है ना वह पूरी तरह से गोलीय नहीं है। यह क्या है कि इसका जो ध्रुव है वहां पर थोड़ा सा चपटा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको भूआभ कहते हैं। भूआभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान, या इंग्लिश में इसको हम जियोइड बोलते हैं। जीवन के लिए यहाँ अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, और पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से हम पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह बोलते हैं। यह भी आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, और इसमें ये पूछा जाएगा कि क्यों हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह बोलते हैं। तो इसका कारण है कि यहाँ वायु है, यहाँ जल है, यहाँ जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं, इसीलिए हम इनको अद्भुत ग्रह बोलते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जो चंद्रमा है, अच्छा इसमें एक रोचक तथ्य भी ये दिए गए हैं कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा के सतह पर अपना कदम रखा था, है ना, जिसमें राकेश शर्मा भी एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इस मिशन का हिस्सा बने थे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, और इसका जो दूरी है वह 3,84,400 किलोमीटर की दूर है। अब यह पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना आप कर सकते हैं कि सूर्य हमारे यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चंद्रमा जो है वह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और डाटा दिया गया है कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्र लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्र पृथ्वी लगाती है। अच्छा, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और यह पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय जो उपग्रह हैं उसमें इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि उपग्रह मौजूद हैं। ये उपग्रहों के चित्र दिए गए हैं। हेलो, आगे देखें कि चंद्रमा एक चक्र लगाने में 27 दिनों का समय लेता है। यह चक्र लगाने में 27 दिनों का समय लेता है, और उसी तरह से अपने अक्ष पर भी घूमने में लगभग 27 दिनों का समय लेता है। तो परिणाम स्वरूप पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा को देखें तो इसका एक ही भाग हमें दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह हम बोलते हैं तारों के समूह, तारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं में पाए जाते हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार यह क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जैसे अगर आपने यहाँ पर देखा, अगर थोड़ा सा हम यहाँ बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी है। इस पट्टी को हम क्षुद्र ग्रहों के पट्टी बोलते हैं। यह है, यहाँ क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह। अच्छा, क्षुद्र ग्रहों के जो इधर वाला भाग है इसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह मतलब 4 हो गए आंतरिक ग्रह, और इसके जो बाद वाला है इसको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। इसको हम बृहस्पतीय ग्रह भी बोलते हैं, और ये आंतरिक वाले को पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह, इसको बोलेंगे बृहस्पतीय ग्रह या ये बाह्य ग्रह। यहां पर आते हैं तो यहां क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। अच्छा, उल्का पिंडों को आपने देखा होगा कि यही जो क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे जो उसमें से निकला हुआ जो भाग है वह उल्का पिंड कहलाता है। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं बड़े बड़े,
उनके गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र में इनके आ जाने के कारण यह उससे ग्रह की ओर आकर्षित होने लगते हैं और जाकर के, जैसे मान लो कि पृथ्वी से आकर्षित हो गए, तो पृथ्वी की तरफ जैसे ही आकर्षित हुए ना, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब ये प्रवेश करते हैं तो यहाँ घर्षण के कारण, यहाँ जो धूलकण है, यहाँ जो वायु है, इससे घर्षण होकर के उसमें आग लग जाती है और वो पूरी तरह से जल करके नष्ट हो करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसके अलावा भी जितने भी जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, ये बृहस्पति है, मंगल है, तो वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में यह गिरते रहते हैं। काफ़ी मात्रा में बृहस्पति और जो मंगल है, इस क्षेत्र में इनके गिरने की जो क्रियाएं हैं यह सबसे ज़्यादा होती है। उल्का, सूर्य के चारों चक्र लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी होती है और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो आगे आकाशगंगा के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि आपने तारों के खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी को देखा होगा आपने, और यह जो पट्टी है यह कहलाता है, आप यहां देखिए, ये इसे मान लीजिए कि यह आपका एक पट्टी है, इधर तो छोटे दिखाई दे रहे हैं लेकिन यह काफी गहरा पट्टी दिखाई दे रहा है, तो इसको हम आकाशगंगा बोलते हैं। आकाशगंगा, यह आकाशगंगा हमारे सौरमंडल जो है आकाशगंगा का ही एक भाग है, जो एक बहती हुई नदी के समान दिखाई देता है या बादलों के गैस के समान दिखाई देता है। थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ें अगर, तो आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी एकत्र करने में जुड़े हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिस पर हम लोगों ने सबसे क्लास के शुरुआत में ही डिस्कस किया था। तो आप क्या करिए, इस प्रश्न को लिखिए। अगर आप इसको डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के नंबर पर आप इसको भेज भी सकते हैं। मैं आपको एक नंबर उपलब्ध करा देता हूं। ये जो प्रश्न है इसको आप 9473090300 ये व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का। आप चाहे तो आप इन प्रश्नों को लिख करके और इस पर व्हाट्सएप करेंगे, हमारे एक्सपर्ट उसको चेक करके आपको फिर से इसका रिप्लाई देंगे। साथ में आप कमेंट सेक्शन में ये जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, आप इस सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप इस पूरे क्लास में कितना आपने फ़ायदा उठाया। और फिर कल के जो टॉपिक होगा वह इस क्लास का दूसरा टॉपिक होगा, छठा क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी के दूसरे अध्याय पर हम लोग कल बात करेंगे। और इस क्वेश्चन पर एक बार पुनः डिस्कस करते हुए करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री इत्यादि विषयों को हम लोग कितना बेहतर तरीके से कर पाएंगे जल्द से जल्द, इस पर हम लोग एक रणनीति के साथ कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।